जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का अभी तक टेंस का सीरीज चल रहा था ट्रांसलेशन के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसके बाद में पास्ट का पूरा चारों टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फिर हम लोगों ने फ्यूचर के चारों टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ एमसीक्यू भी कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस का भी चारों का, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। तो अगर इन समस्त वीडियोस को आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन 2025 नामक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाया गया है, आप वहां से जा कर के भी उन समस्त वीडियोस को, समस्त क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक वन शॉट में देखेंगे पूरा रिवीजन, पूरे टेंस का 12 टेंस का रिवीजन एक साथ देखेंगे और बहुत जल्द ही आप लोग टेंस में पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे। फिर टेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो चलिए बेटा, फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों तरीके का है। आप यहाँ से बेहतर करें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहली स्लाइड पर क्या है, टेंस। तो बेटा टेंस किसे कहते हैं, काल क्या है। तो जैसे हम लोगों से जब जनरली पूछा जाता है प्रश्न कि टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं, तो बच्चे सीधे जवाब दे देते हैं कि टेंस मतलब काल या काल मतलब टेंस। वह उसकी इंग्लिश और हिंदी तो बता देते हैं लेकिन बता नहीं पाते कि है क्या। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। कहा गया है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डिनोट्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान, भूत या भविष्य का ज्ञान कराता है, काल कहलाता है। टेंस हम लोग किसे कहते हैं, तो क्रिया का वह रूप जो वर्तमान, भूत या भविष्य का ज्ञान कराता है, उसे काल कहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे ना, तो कोई भी टेंस आप देख लीजिए, चाहे जब हिंदी में पहचान पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, और जब इंग्लिश में आप उसका बताते हैं तो भी बताते हैं कि वर्ब के अंत में या वर्ब का ये फार्म होना चाहिए, वो फार्म होना चाहिए। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। तो टेंस के जो पहचान होता है वो क्रिया के फार्म से ही, क्रिया के रूप से ही होता है। इसलिए हम लोग टेंस के फार्म को ही, वर्ब के फार्म को ही टेंस कहते हैं। तो बेटा अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर भी कर दीजिए, जिससे वह लोग भी इस लाइव सेशन में जुड़ सकें और अपनी जानकारी को बूस्ट कर सकें। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो भी आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर देना। चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, जैसा कि परिभाषा में अभी बताया गया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बेटा 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान अनिश्चित काल क्या है, तो वर्तमान अनिश्चित काल में हम लोग क्या बताते हैं, सीधे हम लोग पहचान इसका जानते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग गलती कर जाते हैं। कहते हैं वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। तो वाक्य के अंत में नहीं आता बेटा। हिंदी का पहचान भी बताएंगे और इंग्लिश का पहचान भी आप लोगों को साथ साथ बताएंगे। चाहे हिंदी में वाक्य है, चाहे इंग्लिश में वाक्य है, आप उसे पहचान ले, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो देखिए है क्या, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्दांश आते हैं। देखिए ये शब्द तो है नहीं, तो ता है, ती है, ते हैं, ये क्या है, ये शब्दांश है बेटा। तो ये शब्दांश जब आते हों
तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अगर वाक्य की क्रिया के अंत में होना चाहिए, जैसे वाक्य के अंत में जब बोला जाता है तो मैं कह दूं मेरे पास एक छाता है, तो क्या आप इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करेंगे? मैं कह दूं कि वह मेरी माता हैं, तो क्या आप इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत उसके रूल्स से करेंगे? तो नहीं हो पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें बेटा, तो ये हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरीके का जो शब्दांश आता है ये कहाँ आता है? वर्ब के अंत में आता है। चलिए इसके कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो और चीज़ें इसमें क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे हमने हिंदी का पहचान तो बता दिया, इंग्लिश में हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो अगर वाक्य बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सकारात्मक वाक्य है, तो या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए जब अफर्मेटिव में होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब कब मिलती है? जब वर्ब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का होता है, बहुवचन का होता है। तो बहुवचन में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, और सिंगुलर नंबर में आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है तो उसमें यस या ईएस जोड़ करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है, और इसीलिए उसमें क्या होता है? यस या ईएस का प्रयोग होता है। यही चीज़ जब हम लोग बेटा निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? तो निगेटिव सेंटेंस में डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रहे नॉट भी होता है, लेकिन नॉट मैंने नहीं लिखा क्योंकि निगेटिव में आप लोग ऑलरेडी नॉट पाएंगे, नॉट या नेवर का प्रयोग आप लोग पाएंगे, तो हमने यहाँ पर नॉट इसीलिए नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर आप लोगों का सीधे सीधे जानिए कि डू नॉट या डज नॉट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो कब होगा डू, कब होगा डज? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तब क्या होगा? तब डू होगा। और जब आप लोगों का डज होगा कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, एक वचन होगा तो डज लगेगा और बहुवचन होगा तो डू लगेगा। दोनों ही स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि जब डू या डज लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, और वही चीज़ जब हम लोग कभी नहीं वाक्य में पाते हैं यानी नेवर वाले वाक्यों में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये यस या ईएस देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में ही यस या ईएस का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का होगा तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर नेवर वाले वाक्य में डू या डज का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जब देखते हैं तो अगर क्या से वाक्य है तो क्या होता है? सबसे पहले या तो डू या डज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आप अब तक समझ गए होंगे कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। इसके बाद में अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ देखते हैं बेटा, तो ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन वर्ड वाले, लेकिन जब हु वाले वाक्य होंगे, वाक्य में कौन होगा, तो हु वाले वाक्यों में क्या होगा? हु वाले वाक्य में वर्ब होगा, वर्ब के साथ में हु होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि हु वाले वाक्यों में डज का प्रयोग नहीं होगा, डू का प्रयोग नहीं होगा। हु वाले वाक्यों में वही क्रिया लगती है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ में लगती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर आपका डू या डज नहीं होगा और एक वचन कर्ता के साथ यानी वही लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि वह अपनी माता के साथ मंदिर जाती है। तो कौन जाती है? वह के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे क्योंकि वह लड़की है। गोज मतलब जाती है, एक वचन है तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। और कहाँ जाती है? तो मंदिर यानी टू टेम्पल विथ हर मदर।
शी गोज टू टेम्पल विथ हर मदर। देखिए हमने इंडिफिनिट में बताया था हिंदी में कि क्रिया के अंत में ता है ती है मिल रहा है ना, जाती है, जाना एक प्रकार की क्रिया है और इसके अंत में ती है मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जाती है हो जाएगा। और हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो यस या ईएस होगा, तो देखो यहाँ पर ईएस है या फिर वर्ब की सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म होगा, तो वो भी देख लेते हैं। वह मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ देखो खेलते हैं अंत में ते हैं मिल रहा है क्रिया के अंत में। और इसके बाद में यहाँ दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, तो इसमें देखो बेटा प्ले आपको मिल रहा है, प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तो ये आपका इसके अनुसार सही हो जाएगा। अब निगेटिव वाला भी देख लो, तो कह दिया जाए तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तो कौन नहीं याद करता है, तो तुम यानी यू, और इसके साथ डू नॉट लग गया। अब डू नॉट लगा तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या पहचाने यहाँ से हम लोगों ने पहचाना कि अगर वाक्य हिंदी में होगा तो वाक्य की क्रिया के अंत में ता है ती है ते है मिलेगा, और अगर अंग्रेजी में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस मिलेगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ में डू या डज भी होगा। तो आशा है आपको अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से पहले यहाँ से और एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव वाला। क्या वह स्कूल जाता है, तो देखिए क्या से शुरू है, तो सबसे पहले डज लग गया, डज ही गो टू स्कूल, ये क्या हो गया, डज ही गो टू स्कूल। और फिर कहा गया यह लड़की अपनी माता की मदद क्यों नहीं करती है, क्यों बीच में आ गया, तो व्हाई हो गया, व्हाई डज दिस गर्ल नॉट, क्या हो गया बेटा, व्हाई डज दिस गर्ल नॉट हेल्प हर मदर। फिर है तुम्हें कौन बुलाता है, देखो हु वाला आया तो हु कॉल्स यू, क्या हो गया, हु कॉल्स यू, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग गया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत कंफ्यूजन भरा टेंस है, इसीलिए हमने इसके हर तरीके के एक एक वाक्यों को ले लिया है। अब आगे से आप लोगों को यहाँ से सारी स्ट्रक्चर सारी संरचना मिल गई होगी, मिल गई है, आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होना है। अब हम लोग आगे के टेंसेज में इतना नहीं देखेंगे, ठीक है, केवल पहचान और उसका वर्ब का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। हाँ एक चीज़ है बेटा, क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका एक लाइक थोड़ा सा हमें एनर्जी अधिक दे देता है। और दूसरी चीज़, आप लोग कमेंट करते रहिए और अंत तक जुड़े रहिए, पूरा टेंस आपका यहाँ से आज क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर देखते हैं बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यानी वर्तमान जारी काल, इसका पहचान देखें तो क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों, क्या क्या चीज़ें हों, तो रहा है हो, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द हों, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में कार्य का जारी होना भी पाया जाता है। तो अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ये तो हमने हिंदी का पहचान देखा, इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें इंग्लिश में जानने के लिए आपको देखना है कि इज़ या एम या आर हो और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, मतलब इज़ एम आर हो या इनमें से कोई एक हो और उसके साथ में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर आप निश्चिंत होकर के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसे समझ लेना, जान लेना। अब चलते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स की ओर देख लेते हैं, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ, तो कौन लिख रहा है, मैं, तो मैं के लिए हमने आई लिखा। और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आई एम राइटिंग क्या भैया, तो एक पत्र यानी ए लेटर, कब, तो अभी यानी कि नाउ, तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है कि धोबी कपड़ा धो रहा है, तो कौन धो रहा है, तो कौन धो रहा है भैया, तो धोबी धो रहा है, कौन धो रहा है, धोबी, यानी द वाशरमैन क्या कर रहा है, तो वाशरमैन एक वचन है, इज लगा, इज वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है। फिर है रामू और श्याम पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ बेटा श्यामू होना चाहिए, चलो देखो क्योंकि इंग्लिश में मैंने श्यामू ही लिखा है, अच्छा थोड़ा यहाँ पर और भी हुआ है, यहाँ देखिए स्पेस नहीं लगा है, रामू एंड श्यामू आर फ्लाइंग
काइट। रामू और श्यामू पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ, रामू और श्यामू पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखिए, आपने हिंदी में देखा अंत में रहा हूँ मिल रहा है, यहाँ पर रहा है मिल रहा है, यहाँ पर रहे हैं मिल रहा है। और इंग्लिश में देखें तो एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, यहाँ इज के साथ में वॉशिंग, यहाँ आर के साथ में फ्लाइंग। मतलब ये सारी विशेषताएं हमें मिल रही हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती हैं। अब इसके बाद में बेटा चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। देखिए, निगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और आप लोगों का इंट्रोगेटिव होने से पर क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाया करेगा, ये ध्यान रखना है। अब अगला हमारा है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल का पहचान देख लें तो कह रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हों, मतलब क्या क्या चीज़ें हों, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द हों, अथवा क्रिया के अंत में आ ई ए, क्रिया के अंत में क्या हो, आ ई ए की मात्रा के साथ में है या फिर हैं हो। ठीक है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। क्या क्या चीज़ें हों, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द हों, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ में है या फिर हैं हो, तो वो वाक्य आपका किस में आएगा बेटा? वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और चीज़ें, जैसे इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में पहचानने का भी तरीका बहुत आसान है। इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, हैज़ या हैव होगा, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या है कि माली फूल तोड़ चुका है। कौन तोड़ चुका है? तो माली। कौन तोड़ चुका है बेटा? तो माली। माली के लिए क्या हो जाएगा? द गार्डनर हैज़ प्लग्ड फ्लावर। क्या हो जाएगा? द गार्डनर हैज़ प्लग्ड फ्लावर, मतलब माली फूल तोड़ चुका है। या फिर उन्होंने अपना पाठ याद किया है। तो किसने याद किया? उन्होंने। तो हो जाएगा दे हैव लर्नड दियर लेसन। दे हैव लर्नड दियर लेसन, मतलब उन्होंने अपना पाठ याद किया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए तो हिंदी में आपको अंत में क्या मिल रहा है? चुका है। भाई तोड़ चुका है, हिंदी में आपको चुका है मिल रहा है। इंग्लिश में और या फिर किया है, यानी अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ है मिल रहा है। तो ये वाक्य आपका किस टेंस में है? ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इंग्लिश में देखिए तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो बेटा देखिए, हैज़ प्लग्ड क्या है? हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और हैव लर्नड, तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। तो यहाँ इस तरीके से कंफर्म हुआ कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। एक चीज़ यहाँ पर भी फिर समझ लीजिए, अगर निगेटिव होगा तो हैज़ या हैव के बाद नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव क्या से होगा? तो हैज़ या हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर निगेटिव है तो वो आपका सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं कहाँ पर? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी, और टेंस मतलब काल। यानी कि कुछ हिस्सा कार्य का पूरा हो चुका है और कुछ जारी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? वर्तमान अर्धपूर्ण काल। क्या कहेंगे बेटा? वर्तमान अर्धपूर्ण काल। अब देखिए यहाँ पर पहचान क्या कह रहा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या क्या चीज़ें? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों, और क्या हो? वर्तमान काल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो। मतलब रहा है, रही है, रहे हैं आता हो, और वर्तमान काल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको और देख लेते हैं कि इंग्लिश में हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में पहचानने का तरीका देखिए, दो चीज़ें हैं।
एक तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा। पहला तरीका क्या है कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन के साथ में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगा। और दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि सिंस और फार के साथ में टाइम भी होता है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि सिंस और फार के साथ टाइम आपको और टेंसेज में भी मिलेंगे। आपको यहाँ पर मुख्यतः ध्यान रखना हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये आपका हुआ क्या, आपका ये हुआ पहचानने का इंग्लिश में तरीका। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जिससे और बेहतर हो जाए और कहीं पर कोई भी भूलने की गुंजाइश ही ना बचे। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स है कि वह 2 महीने से इस स्कूल में पढ़ रही है। तो कौन पढ़ रही है, तो वह कौन पढ़ रही है, वह यानी सी हैज़ बीन। देखो यहाँ देखिए अंत में रही है मिल रहा है और बीच में समय भी दिया गया है, मतलब 2 महीने से समय आपका दिया है ना, 2 महीने से। तो यहाँ पर सी हैज़ बीन रीडिंग इन दिस, यहाँ बेटा स्टोरी नहीं स्कूल होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है मुझसे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्कूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 मंथ्स। इंग्लिश में देखें तो हैज़ बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रहा है और फार के साथ में 2 मंथ्स आपको समय भी दिया जा रहा है। तो ये अगर पहचान आपका मिला। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लें, हम सुबह से नदी में स्नान कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, हम यानी वी। फिर हैव बीन क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो बाथिंग कहाँ पर, इन द रिवर, कब से, तो सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अब यहाँ देखिए तो हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रहा है और सिंस के साथ में मॉर्निंग आपका समय मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी में देखा कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द के साथ में वर्ब की मतलब क्या हो, कार्य के जारी होने का समय भी हो। तो वो वाक्य हमारा हिंदी वाक्य में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में हम लोगों ने देखा कि हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो भी वो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब ये हमारा चारों प्रेजेंट का हुआ। तो चारों प्रेजेंट का यानी पास्ट का शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस का प्रयोग होगा या फिर डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। 3 कंडीशन है पहचानने का इंग्लिश में कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सीधे, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हो, या फिर क्या हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू या डज हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है मिलेगा। पास्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म मिलेगा, या फिर हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं अंत में होगा। आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ में है या है होगा। और इंग्लिश में क्या होगा, तो इंग्लिश में हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आप लोग बेटा जब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं होगा और वर्तमान काल में कार्य के जारी होने का समय भी होगा। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ होंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इंग्लिश में जब हम लोग उसे देखेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आप लोग हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी होता है अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है, तो अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल में पहचान में देख लें तो क्या है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्दांश आते हों, ये भी शब्दांश हैं, अथवा क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा आते हों, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। 2 चीज़ें हैं, या तो ता था, ती थी, ते थे आते हों, या फिर पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या हो, वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा हो, तो वह वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इंग्लिश में देखें कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में है कि इसमें या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। 2 चीज़ें हैं, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल्स में देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं बेटा क्या कह रहा है कि वह इसी घर में रहता था। तो कौन रहता था,
कौन रहता था? वह। तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही क्या करता था? तो रहता था, यानी लिव्ड कहाँ पर? तो इसी घर में, इन दिस हाउस। ही लिव्ड इन दिस हाउस, मतलब वह इसी घर में रहता था। फिर क्या है? उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तो किसने नहीं बुलाया? उन्होंने। तो उन्होंने का क्या हो जाएगा? दे। देखिए यहाँ पर दा लिखा हुआ है, इसको दे कर लेना। दे डिड नॉट कॉल मी, यानी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। अब यहाँ देखते हैं तो इसके अंत में देखिए रहता था, क्रिया के अंत में ता था मिल रहा है। और हिंदी में इंग्लिश में देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। और तो ये आपका किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। और अगर हम इधर देखें उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो यहाँ पर बुलाया आपका क्या है? क्रिया के अंत में आ की मात्रा मिल रही है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप बेहतरीन ढंग से समझ गए हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हैंड रेज करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है। हाथ उठा करके, हाथ वाला सिंबल उठा करके बताएं, या फिर यस गुरुजी समझ गए लिख करके बताएं। चलिए चलते हैं हम लोग अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं क्या कहता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कह रहा है कि जारी भूतकाल, इसकी हिंदी होती है। पहचान में देखें बेटा, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों, आदि शब्द आते हों, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। क्या चीज़ें हों? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों, अथवा तो वह वाक्य हमारे किस में आएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके इंग्लिश वाले पहचान को। तो इंग्लिश वाला पहचान कह रहा है कि इसमें वाज या वेयर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो वाज या वेयर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वो वाक्य हमारा किस टेंस के अंतर्गत आता है? तो वो वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो कह रहा है रेनू और सुधा एक गीत गा रही थी। तो कौन गा रहा था? रेनू और सुधा, यानी रेनू एंड सुधा। कितने लोग हो गए भैया रेनू और सुधा? तो 2 लोग हो गए। कितने हो गए? 2, यानी बहुवचन हुआ ना। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर क्या है? मैं कल कहीं जा रहा था। तो कौन जा रहा था? तो मैं के लिए आई, और पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगता है। तो क्या हो जाएगा? आई वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था? समवेयर, मतलब कहीं पर। कब? तो कल, एस्टरडे। अब देखते हैं इसके अंत में आपको मिल रहा है रही थी, रही थी मिल रहा है ना, और इसके अंत में मिल रहा है रहा था। अच्छा, रहा था, रही थी मिल रही है, यानी कि ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरी चीज़ देखिए, इंग्लिश में वियर के साथ में सिंगिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वाज के साथ में गोइंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। आपका दोनों के अनुसार ये शर्त कंप्लीट हो रहा है। बेटा क्लास को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग स्वतः यहाँ से कंप्लीट ग्रामर पाएंगे, और आपको लगेगा कि हाँ कहीं हम बेहतर जगह से जुड़े हैं। हमने कहीं इधर उधर तलाशी वाला काम नहीं किया है कि इधर आओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये नहीं, आपको कंप्लीट ग्रामर यहाँ से मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग इसके बाद में चलते हैं किस टेंस पर बेटा? तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। पास्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट मतलब पास्ट मतलब भूत, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और टेंस मतलब काल। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल। पहचान देख लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हों। क्या कहा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द हों, अथवा वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे आते हों, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। भैया या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे हो, या फिर वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ था, थी, थे आते हों, तो वह वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में कह रहा है कि इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है।
सहायक क्रिया लगेगी हैड और वर्ब का फॉर्म लगेगा थर्ड। तो क्या हो जाएगा, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा गया वह किसान अपना खेत जोत चुका था। तो कौन जोत चुका था, वह किसान, यानी दैट फार्मर हैड प्लोड, प्लो मतलब जोतना, उसका थर्ड फॉर्म प्लोड हिज फील्ड, अपना खेत। दैट फार्मर हैज़ प्लोड हिज फील्ड, वह किसान अपना खेत जोत चुका था। या मैंने कल तुम्हें बुलाया था। तो किसने बुलाया था, मैंने। तो क्या हो जाएगा, आई हैड कॉल्ड यू एस्टरडे। क्या हो जाएगा, आई हैड कॉल्ड यू एस्टरडे। अब देखिए इसमें आपको हिंदी वाक्य में जोत चुका था वाले में चुका था मिल रहा है, अब बुलाया था वाले में क्रिया के अंत में आ ई के बड़ा आ की मात्रा के साथ था मिल रहा है। तो हिंदी के अनुसार ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में। तो मैंने कहा है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए हैड के साथ प्लोड मिल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ हैड के साथ कॉल्ड मिल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये वाक्य बेटा हमारा किस में आया, पास्ट परफेक्ट टेंस में आया। आशा है यहाँ तक आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताएं। देखिए पास्ट परफेक्ट में एक संरचना और आती है। एक संरचना क्या आती है, डबल क्लॉज वाली संरचना। तो डबल क्लॉज वाली संरचना में बेटा इसमें दो कार्य होते हैं। कैसे होता है, दो कार्य होता है। तो एक कार्य तो आपका पहले होता है, एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य आप लोगों का बाद में होता है। तो जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। अब इसमें दो क्लास भी होते हैं। क्लास मतलब उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, तो वाक्य का एक भाग होता है। उपवाक्य क्या होता है, तो वाक्य का एक भाग होता है जो वाक्य के समान ही अर्थ देता है। क्लास इसमें दो होते हैं, कौन कौन सा, एक तो आपका होता है प्रिंसिपल क्लास और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, मतलब समान पदीय ये मुख्य उपवाक्य होता है प्रिंसिपल क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, आश्रित पदीय उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद पहले होता है और सबऑर्डिनेट क्लास का अनुवाद बाद में होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा पहले, पहले या फिर बाद के लिए, पहले के लिए बिफोर, पहले के लिए क्या होता है, बिफोर होता है, और बाद के लिए क्या होता है, आफ्टर होता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रिंसिपल क्लास में होता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए हिंदी में तो ये सारा मैंने डिटेल बता दिया है और इसको बहुत डिटेल्ड पढ़ाया भी है। आप लोग पास्ट परफेक्ट को जा कर के पढ़ लेना, और आप देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और ये अगर मतलब इन सबको भी अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भी हम लोगों को क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड जरूर मिलेगा आपको, चाहे डबल क्लास वाले हों चाहे सिंगल क्लास वाले हों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताइए, और देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी क्या होती है, अर्धपूर्ण भूतकाल। परफेक्ट है मतलब कुछ हिस्सा पूरा है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब कुछ हिस्सा अभी भी जारी है। तो ये आपका क्या हो जाता है, अर्धपूर्ण भूतकाल, अर्धपूर्ण भूतकाल। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, देखो भैया कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉन्टिन्यूअस है वो भी पास्ट का है इसलिए रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। और पूर्ण तथा क्या हो, भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता हो। तो देखिए कुछ हिस्सा पूरा भी तो है, तो कब से कितना पूरा हुआ, कब से चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी आएगा। तो वह वाक्य किस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आएंगे, वह किसके अंतर्गत आएंगे, तो वह सभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। वह किसके अंतर्गत आएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके अनुसार। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिए, इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पर हैड बीन आपको ज़रूर मिलेगा, और हैड बीन के साथ साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी मिलेगी।
तो अगर हैड बीन के साथ बेटा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाती है तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तथा इसमें बेटा आपको सिंस या फार के साथ में टाइम भी दिया जाएगा। सिंस या फार के साथ में क्या होगा, तो इसमें सिंस या फार के साथ में टाइम भी आपका दिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या कह रहा है कि वह 2 वर्ष से दिल्ली में रह रहा था। तो कौन रह रहा था, वह, यानी ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। तो कौन रह रहा था, देखिए वाक्य के अंत में यहाँ पर रहा था मिला, और कब से, तो 2 वर्ष से समय भी दिया गया है। तो हिंदी के अनुसार ये शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो कौन सा टेंस ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंग्लिश में देखें तो हमने कहा हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सिंस या फार के साथ में क्या मिले आपको, सिंस या फार के साथ में समय भी मिले, तो फार के साथ में समय भी मिल रहा है। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग बेटा देखते हैं कौन सा टेंस। अब चलते हैं, देखिए पास्ट टेंस खत्म हो गया, पास्ट टेंस आप लोगों का ख़त्म हो गया। एक बार इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोगों ने कैसे पहचाना, वाक्य की क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्द मिला, या फिर वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा का शब्द मिला, तो हमने उसे कह दिया कि पास्ट इंडेफिनिट है। इंग्लिश में देखें तो या तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, या फिर हमें डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, तो हमने क्या कह दिया कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वही चीज़ हम लोगों को कंटिन्यूअस में जब हम लोग गए तो हमने देखा कि वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे मिला, तो हमने उसे कह दिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसी के साथ में हम लोगों ने और चीज़ें क्या देखी, तो हम लोगों ने देखा कि वाज या वियर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिली, तो भी हमने कह दिया कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने बेटा देखा कि वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे मिला, या तो फिर वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ में था थी थे मिला, तो हम लोगों ने उसे क्या कह दिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसमें एक चीज़ और देखा कि अगर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमने उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कह दिया। फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब होता है, या तो वाक्य के मतलब हिंदी में वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे हो, और वर्ब की मतलब वहाँ पर समय भी कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो, तो वो वाक्य हमारा किसके अंतर्गत जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में हमने देखा कि हैड बीन या हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, और उस फॉर्म के साथ साथ आप लोगों का सिंस या फार के साथ में टाइम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आशा है आपको पास्ट टेंस के चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अनिश्चित भविष्य काल होता है। देखिए पूरा भविष्य काल कल्पना और पूर्व की योजना पर आधारित होता है। पहचान देख लेते हैं। तो वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे मिले, हिंदी में जब होंगे तो वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी या फिर गे मिलेगा। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो विल या शैल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में क्या करेंगे, विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेटा आईएनजी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा विल या शैल के साथ में। तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल्स हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि वह कल तक मुझसे मिलेगा। देखिए वह कल तक मुझसे मिलेगा, तो कौन मिलेगा, वह यानी ही। फिर क्या होगा, विल होगा, उसके बाद में मीट होगा, तो किसे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यानी मी। कब, बाय टुमारो यानी कल तक। ही विल मीट मी बाय टुमारो, वह कल तक मुझे मिलेगा। फिर है कहा मैं तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता में मिलूँगा, तो कौन मिलेगा, मैं। ठीक है, तो मैं के लिए क्या हो गया, आई। मैं के लिए क्या हो गया, आई हो गया। फिर क्या हो गया, शैल हो जाएगा, मीट यू इन योर नीड, मैं तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता में मिलूँगा। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने देखा मिलेगा, तो वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे है,
हमने यहाँ पर कहा मिलूँगा, तो यहाँ पर भी गा है। और दोनों ही परिस्थितियों में हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुए। इंग्लिश में बात करें तो विल या शैल के साथ में, देखिए शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, जारी भविष्यकाल। क्या होता है बेटा, जारी भविष्यकाल। और जारी भविष्यकाल क्या कहता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हों। क्या हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हों, वह वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आते हैं, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं। अब इसमें देखिए तो क्या होता है, विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसे कैसे पहचानेंगे, तो विल बी या फिर शैल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, तो वो वाक्य हमारा फ्यूचर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या कह रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि वह इस समय खेल रहा होगा। कौन खेल रहा होगा, वह। तो ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, वह इस समय खेल रहा होगा। फिर क्या है, मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा। तो कौन पढ़ रहा होगा, मैं। आई शैल बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें क्या है, रहा होऊंगा। दोनों में अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिल रहा है। और इंग्लिश में बात करें तो देखिए इसमें विल बी के साथ में प्लेइंग यानी आईएनजी फॉर्म मिल रहा है। इसमें बात करें तो शैल बी के साथ में रीडिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म मिल रहा है। तो ये हमारे दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और इस तरीके से हम लोग इसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण भविष्यकाल, मतलब जो पूरा पूरा हो गया हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। पहचान देख लीजिए, तो जैसे कहा गया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हों। हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द हो, अथवा वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ होगा, होगी, होंगे आते हों, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। क्या क्या चीज़ें हों, कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हों, अथवा वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को या और चीज़ें। तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में क्या होगा कि विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। या तो विल हैव होगा या शैल हैव होगा, और दोनों ही परिस्थितियों में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगा। तो विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कहा जाए वह अब तक अपना घर खरीद चुका होगा। तो कौन खरीद चुका होगा, वह यानी ही। फिर विल हैव लगेगा और बॉट लगेगा। क्या, अपना घर, तो हिज होम, कब तक, तो अब तक यानी बाय नाउ। ही विल हैव बॉट हिज होम बाय नाउ। देखिए हिंदी में इसमें आपको क्या मिला, चुका होगा मिल रहा है ना, और इंग्लिश में क्या मिल रहा है, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको मिल रहा है। तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये चीज़ हमें बताता है कि हाँ भैया मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस हूँ। ये क्या बताता है कि मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस हूँ, ये अपना पहचान बता रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब तक देख लिया। हाँ एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोग समझ लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ें। जैसे आप लोगों ने बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा, ऐसे इसमें भी दो कार्य होता है। इसमें भी आपको क्या मिलता है, दो दो कार्य मिलते हैं। तो दो कार्य में यहाँ पर जो काम पहले होगा
उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में होगा। सुन लीजिए, मैंने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है, ना ही उसके लिए कोई स्लाइड जोड़ा है, ऐसे ही सुन लीजिए। तो जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, और जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ध्यान रहे, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद पहले होगा, इसमें भी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होंगे। प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद पहले होगा और सबऑर्डिनेट क्लास का अनुवाद बाद में होगा। तो जो काम यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो काम पहले हो रहा है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में हो रहा है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसका अनुवाद पहले करेंगे प्रिंसिपल क्लास का और सबऑर्डिनेट क्लास का अनुवाद बाद में करेंगे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रिंसिपल क्लास में ही किया जाएगा। अब ये इतना आपका हो गया। अब चलते हैं, आशा है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है बेटा? तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मतलब फ्यूचर मतलब होता है पूर्ण, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी, यानी आधा पूरा आधा जारी काल। तो कौन सा हो जाएगा? अर्धपूर्ण, यानी अर्धपूर्ण भविष्य काल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हों, तथा भविष्य काल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। क्या क्या चीज़ें हों? तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द हों, तथा भविष्य काल में कार्य के जारी होने का समय भी हो, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग अंग्रेजी में इसको कैसे पहचानेंगे? तो अंग्रेजी में कह रहा है कि इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन। देखिए, विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा। अच्छा, विल या शैल क्यों आया? तो विल या शैल आया फ्यूचर होने के कारण, हैव आया परफेक्ट होने के कारण, और बीन आया कॉन्टिन्यूअस होने के कारण। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों एक साथ मिला करके है ना, तो क्या हो गया? विल हैव बीन, और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगेगा? तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, और साथ ही साथ सिंस या फॉर के साथ में टाइम भी दिया जाएगा। अब देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल को देख लें बेटा। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि वह जनवरी में इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। तो कौन पढ़ रहा होगा? वह, यानी कि ही विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। जनवरी क्या है? महीने का नाम है, और महीने का नाम होने के कारण ये आपका कैसा समय है? तो जनवरी आपका निश्चित समय है। अब देखिए, इसमें अंत में रहा होगा मिल रहा है, और बीच में जनवरी से समय भी दिया गया है। इंग्लिश की बात करें तो विल हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है, और इसके साथ ही साथ सिंस के साथ में जनवरी टाइम मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए बेटा, इतने तक में हम लोगों ने अब पढ़ा चारों फ्यूचर टेंस को। तो चारों फ्यूचर को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चारों फ्यूचर टेंस में हमने क्या देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के अंत में गागी गे मिलेगा, क्रिया के अंत में गागी गे मिलेगा, और इंग्लिश में विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या देखें कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द हो, और क्या हो? वर्ब, मतलब उसमें तो उसे हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इंग्लिश में अगर हम देखें बेटा तो क्या होगा? विल बी या शैल बी। क्या होगा? विल बी या शैल बी के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदी में अंत में क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द हों। क्या क्या चीज़ें? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द हों, और उसके साथ साथ अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा के साथ होगा, होगी, होंगे हों। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसमें सहायक क्रिया क्या लगी? तो विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की
थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, फ्यूचर परफेक्ट में देखा। परफेक्ट कंटीन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वाक्य में भविष्य काल में कार्य के जारी होने का समय भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम लोग अंग्रेजी में जाते हैं तो विल है बीन या शैल है बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है और सिंस या फार के साथ में टाइम होता है। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने 12 टेंस का एक वन शॉट किया, जिसमें हम लोगों ने समस्त चीज़ों को देखा कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने आज देखा है। अगर बेटा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आपको क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि कोई सुझाव है आपको इस क्लास से संबंधित या और कोई चीज़ से संबंधित कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा और उस पर विचार किया जाएगा। तो चलिए बेटा मिलते हैं फिर कल हम लोग इन 12 टेंस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।